द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो भैया शाम के 7 बज चुके हैं और रोज शाम को 7 बजे हम लोग सुपर टेट और यूपी टेट इन दोनों परीक्षाओं के लिए गणित के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं कि हमारा इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने का क्या उद्देश्य होता है, लेकिन जो अभी नए स्टूडेंट हैं उनके बताना आवश्यक है कि हम लोग जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं उसके कुछ उद्देश्य हैं, जिसमें से हमारा पहला उद्देश्य है कि भैया रोज गणित हमें सीखना है। गणित रटने का विषय नहीं होता है, गणित सीखने और समझने का विषय होता है। तो गणित में हम लोग रोज कुछ ना कुछ नई नई चीजें सीखेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा उद्देश्य यह है कि आपके सुपर टेट का अगर आप पेपर देने वाले हैं तो कम से कम 20 में से 15 नंबर आपको लाना ही है गिरे से गिरी हालत में। और अगर आप यूपी टेट का पेपर पहली बार देने जा रहे हैं तो आपको 30 में से कम 25 नंबर लाना ही है। यहां पर आपका कोई भी बहाना काम नहीं करेगा कि मेरी गणित कमजोर है, मैंने बचपन में गणित नहीं पढ़ी, मैंने हाई स्कूल में गणित नहीं लिया था। ऐसा कोई भी बहाना आपको यहां पर काम नहीं आएगा। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक बनना है तो गणित आपको सीखना और समझना ही पड़ेगा। और अगला हमारा तीसरा उद्देश्य होता है कि भैया गणित पढ़ने के बाद कुछ ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कीजिए जिसमें आप प्रश्न पढ़िए, उसका विकल्प पढ़िए और तुरंत आंसर दे दीजिए। यानी कि मौखिक आपको प्रश्नों को सॉल्व करना आना चाहिए। कम से कम 20 में से 4-5 प्रश्न आप मौखिक ही सॉल्व कर सकें। इतना कॉमन सेंस हमें डेवलप करना है धीरे धीरे अगले 4 से 5 महीने में, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। तो रोज शाम को 7 बजे तैयार रहिए गणित का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए। इसमें आपको रोज नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी और कुछ नया जानने को मिलेगा। और एक काम और करिएगा कि भैया एक कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिएगा। अगर कोई चीज नहीं मिल रही है तो उसको आप क्या करिएगा भैया, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यहाँ पर बताना आवश्यक है कि ये जो प्रश्न लिए गए हैं ये आपका कहाँ से लिए गए हैं। ये आपका जो पब्लिकेशन है यूथ कंपटीशन टाइम्स क्या जो सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट है वहां से ये सारे प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए 10 प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है, इसको आप सॉल्व कर चुके होंगे। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ये आपके प्रश्न में पूछा, ये आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इस प्रश्न को रख लीजिएगा। पाई क्या होता है? पाई अपरिमेय संख्या होती है। पाई को हम लोग 3 तरीके से लिखते हैं, पाई और इसका मान 22/7 भी होता है और 3.14 होता है। तो ये वाला जो होता है ये परिमेय संख्या होती है, ये तो शांत दशमलव होता है और ये इसका मान पूछा जा रहा है, तो इस पाई का मान होगा अपरिमेय संख्या। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर 22/7 के बारे में पूछा जाता तो परिमेय संख्या होती। पाई के तीनों मान हैं लेकिन तीनों की जो आंसर आता है वो अलग अलग आता है, ठीक है। तो पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है, रट लीजिएगा। बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए कितना आसान प्रश्न है। यूथ कंपटीशन में जो शुरुआत के 2 प्रश्न है आसानी है, यहाँ पर आपको भाग देना है। तो चलिए भाग दे देते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे गलती करेंगे भाग करने में, तो पहले हम लोग यहाँ पर लिख के आपको समझा देते हैं कि भाग कैसे किया जाता है, ठीक है। पेन का कलर पहले चेंज कर लें। देखो भैया क्या करना है, जिनको आता है तुरंत आंसर निकाल लीजिए, जिनको नहीं आता है थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए कि यहाँ पर देखिए ऊपर वाली संख्या में दशमलव के बाद 3 अंक हैं और नीचे वाली संख्या में दशमलव के बाद 1 अंक है। तो हमें क्या होता है, दशमलव के बाद अंकों को बराबर करना होता है। तो अब ऊपर भी हो गया दशमलव के बाद 3 अंक, नीचे भी दशमलव के बाद 3 अंक, तो ये दशमलव हो गया खत्म, ठीक है। दशमलव खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, 37, 188 और नीचे है 36। हम क्या करेंगे, देखिए विकल्प को जरा ध्यान से देखिए, तो विकल्प आपके सारे दशमलव में आंसर आ रहा है। यानी कि जो नीचे 2 जीरो है, 2 जीरो को हम लोग 100 लिखेंगे, तो 100 को थोड़ा अलग लिख लीजिए। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 100 का हमें भाग नहीं करना है, ठीक है। 100 को किसी भी संख्या से काटना नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको दशमलव में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे अभी आप आगे समझ जाएंगे। चलिए पहले इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो 36 को आपको 37,188 से कैंसिल आउट करना है। तो पहले 9 से कैंसिल करते हैं। तो 9 से कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 9 चौक 36। तो इसको करते हैं तो 9 चौक 36 एक बचे हो जाएगा 11, 9 के 9 2 बचेगा हो जाएगा 28, 9 त्रिक 27 एक बचेगा 18 हो जाएगा और 9 दूनी 18। अब 4 से इसे कैंसिल आउट करते हैं तो कितना बचेगा भैया, यहाँ लिख देते हैं 4 एकम 4 और 1 में तो पहाड़ा जाएगा नहीं, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे और 4 3 12 और फिर 4 3 12 और नीचे कितना बचा आपका 100 बचा है। अब देखिए यहाँ पर अब इसका फायदा देखिए, जो हमने 100 को कैंसिल आउट नहीं किया है उसका फायदा ये है कि यहाँ पर देखिएगा ध्यान से
कि नीचे कितने जीरो हैं भैया, 2 जीरो हैं। जब नीचे हमारे 2 जीरो रहते हैं, ये आगे एक का कोई मतलब होता नहीं है, तो नीचे हमारे 2 जीरो होते हैं तो हम ऊपर क्या करते हैं, 2 अंक के बाद पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, यानी कि 10.33 हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ हमारी माताएं बहनें हैं जिनका गुणा भाग थोड़ा सा कमजोर है, तो उनके लिए हमने ये प्रश्न सॉल्व करके बताया है, और बाकी के सभी स्टूडेंट इस प्रश्न को जल्दी से ही, मुश्किल से 10 या 20 सेकंड में इस प्रश्न को आपको लगा लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जबरदस्त प्रश्न आ चुका है, इसको आप कैसे करेंगे, थोड़ा सा सोचिए समझिए। देखिए ये प्रश्न आप पढ़ चुके हैं, इसमें समीकरण नहीं बनाना है। सभी बच्चे क्या करेंगे, समीकरण बना के सॉल्व करेंगे, लेकिन हम इस प्रश्न को समीकरण के तरीके से नहीं सॉल्व करते हैं, प्रतिशत के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, संख्या बतानी है। क्या बताना भैया, संख्या। प्रतिशत का एक नियम होता है कि कोई भी चीज होती है वो हमेशा 100% होती है, तो जो हमारी संख्या है वो भी हमारी 100% ही रहेगी। बात समझ में आया। तो संख्या कोई भी चीज होती है वो हमेशा 100% ही होती है, तो जो संख्या हमें निकालना है अगर उसकी प्रतिशत में वैल्यू देखेंगे तो वो 100% ही रहेगा। अब प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी संख्या का 16%, यानी कि कोई संख्या है उसका अगर 16% जब 21 से जोड़ा जाए, 16% में यानी कि हम 21 जोड़ दें तो क्या होता है, स्वयं संख्या प्राप्त हो जाती है। तो स्वयं संख्या कितनी है, 100%। तो स्वयं संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी 100% हमें प्राप्त हो जाता है। बात समझ में आया। तो ये आपका समीकरण बन गया बिना एक्स वाई माने। क्लियर। तो 16 संख्या के 16% में जब 21 जोड़ते हैं तो वही संख्या बन जाती है। ये जो समीकरण लिखा है ये हमने प्रतिशत के फॉर्मेट में लिखा है, यानी कि हमें x मानने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। समीकरण समझ में आया। संख्या में का जो 16% में 21 जोड़ो तो वह संख्या स्वयं मिलती है। संख्या कितनी है, 100% होती है। ये 16 को उधर 100 में ले जाके घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 84%। 84% की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई है। हमें निकालना क्या, संख्या निकालनी है, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% का मान आपको निकालना है। यहां पर साफ साफ दिख रहा है 84% की वैल्यू 21 है। तो अब 84% से आपको 100% का मान निकालना है, ठीक है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। अपना बाहुबली वाला मेथड भी लगा सकते हैं। चलिए बाहुबली मेथड लगा देते हैं। बाहुबली मेथड में होता क्या है, कहाँ लगाएं, यहां पर लिख देते हैं। देखिए प्रश्न में आपका 84% की वैल्यू 21 निकल आई है और आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो जो वैल्यू का मान पता है, यानी 21 का मान पता है, इसको ऊपर लिखते हैं। इसकी जो प्रतिशत वैल्यू होगी वो नीचे लिखेंगे। तो 21 का कितने प्रतिशत के बराबर है, 84% के बराबर है। इसे नीचे लिखा। जो निकालना होता है उसका गुणा करते हैं। तो निकालना क्या है, संख्या, और संख्या कितने प्रतिशत है, 100% है। फिर से समझ लीजिए। अब हम इसको बाहुबली मेथड करके बुलाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो संख्या पता है उसको ऊपर लिखिए। तो 21 का मान पता था, इसको ऊपर लिखा। इसकी जो प्रतिशत वैल्यू होगी वो नीचे लिखिए। तो 21 की परसेंटेज में जो वैल्यू है वो 84% है, और जो निकालना होता है उससे गुणा कर दीजिए। निकालना क्या है, संख्या कितने परसेंट है, 100% है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए परसेंटेज से परसेंटेज को कैंसिल आउट करते हैं। देखिए ये वाला प्रतिशत के निशान ये वाले परसेंटेज के निशान से कट गया। 21 चौके हो गया 84, और 4 को 100 से कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा कितना, 25। कहां पर है, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। संख्या का मान 25 होगा, ठीक है। आसान प्रश्न है। चाहे तो आप जो आप कक्षा 6-7 में समीकरण बना के इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो उस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ आप जो है इसका नोट्स के लिए परेशान मत रहिएगा। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये सोल्यूशन सहित आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इसके PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। जबरदस्त सवाल आपके सामने है। आप लोग प्रश्न पढ़िए और सोचिए समझिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लाभ और हानि का बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। देखो यहाँ पर हम आपको कुछ नई चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप दुकान पर कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो आप जितना रुपया दुकानदार को देते हैं उतना ही रुपया दुकानदार लेता है। मेरे कहने का सीधा मतलब है
कि दुकानदार को कितना लाभ हो रहा है, आपको कितना ग्राहक को कितना फायदा हो रहा है, ये सब तो बात की बातें हैं। हम जितना रुपया देंगे दुकानदार को उतना रुपया मिलेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर दुकानदार लिखें, दुकानदार का जो लाभ होगा वो हमारी छूट के बराबर होगा, यानी ग्राहक को जो छूट मिलेगी उसके बराबर दुकानदार का लाभ होगा। यानी कि सीधे शब्दों में कह सकते हैं, पर एक तरफ दुकानदार का रुपया लिख लीजिए, एक तरफ ग्राहक का रुपया लिख लीजिए, और दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसलिए हमने बराबर का निशान लगा दिया। अब ध्यान से समझिएगा, जो लाभ यहाँ पर देखिए, ये लाभ 25% का लाभ मिल रहा है ना, जो लाभ मिलता है वो लागत मूल्य पर मिलता है, और लागत मूल्य का मतलब किससे होता है, लागत मूल्य का मतलब दुकानदार से होता है। तो लागत मूल्य को अगर हम लोग x रुपया मान लें, उस पर 25% का लाभ मिल रहा है। अभी अभी हमने समझाया है कि कोई भी चीज 100% होती है, तो जो लागत मूल्य होगा वो आपका 100% होगा, उस पर 25% का लाभ मिल रहा है, यानी कि अब उस वस्तु की कीमत 125% हो गई। कहने का आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी चीज अगर दुकानदार 100 रुपए में ला रहा है तो वो 125 रुपए में बेच रहा है। तो हमने लागत मूल्य को x माना है, लागत मूल्य को क्या मान लिया भैया, x मान लिया है। तो अब वो कितने 25% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि उसकी अब जो वैल्यू है वो 125% के बराबर है, लाभ मिला के। ठीक है, तो ये दुकानदार की बात हो गई। अब ग्राहक की बात करते हैं। ये जो अंकित मूल्य होता है ये ग्राहक के लिए होता है, जो खरीदने आता है, MRP जिसे कहते हैं, उसमें 500 रुपया छपा रहता है, तो ये 500 रुपया ग्राहक के लिए हो गया। लेकिन 5% की छूट मिल रही है, तो अंकित मूल्य हमेशा 100% ही माना जाएगा। इस पर 5% की जब छूट मिलेगी तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, ग्राहक के लिए वह वस्तु पहले 100% थी, प्रतिशत में उसकी वैल्यू 100% थी, लेकिन 5% की अगर छूट मिलेगी उसको वही चीज 95% में मिलेगी। हम यहाँ पर जो बताना चाह रहे हैं वो आप समझ गए। क्या समझ गए कि अगर आप लागत मूल्य दुकानदार के लिए लागत मूल्य अगर x मान लें, वो 25% के लाभ पर बेच रहा है, यानी उसकी कीमत 125% हो जाएगी। अब ग्राहक की बात करते हैं। ग्राहक के लिए अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपया है, लेकिन उसे 5% की छूट मिल रही है, यानी कोई भी चीज 100% होती है, 5% की जब छूट मिलेगी तो वस्तु की कीमत 95% हो जाएगी। तो वह ग्राहक को वस्तु 95% में मिलेगी। कितने का, अंकित मूल्य का 95%। तो अंकित मूल्य का 95% ग्राहक के लिए है और लागत मूल्य का 125% दुकानदार के लिए है। तो इतना समझाने के बाद अगर ये छोटा सा समीकरण आप लाभ हानि का समझ गए होंगे तो आप सवाल बहुत अच्छे से कर लेंगे। और हाँ, एक बात और बता दें कि भैया परेशान मत रहिएगा, हम लोग अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, 1-2 दिन में उस प्रॉब्लम को खत्म करते हैं तो आपको चैप्टर वाइज सारे चीजों को सॉल्व करा दिया जाएगा। तो ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है, परेशान ना रहिए, सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जाएगा चैप्टर वाइज। तो आपको वहां पर ये सारी चीजें डिटेल में सीखने को समझने को मिलेंगी। अभी हमारे पास जैसे जैसे प्रश्न आ रहे हैं हम उसको वैसे वैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका x का मान आ जाएगा। तो ये देखिए, ये परसेंटेज हटाने की जरूरत नहीं है, इधर परसेंटेज दोनों का निशान खत्म हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। 125 चौके कितना होता है, 500 होता है, तो x बराबर हो गया 4 गुणे इधर कितना बचा है 95। x का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई करिए 95 में, 4 पंजे 20 और 4 9 36 और 2 हो जाएगा 38। कहाँ पर है, 380 आपका विकल्प डी में है, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 2 लाइन का ये प्रश्न है, अगर आप इसको सिंपल तरीके से लगाएंगे तो कम से कम 4, 5, 6 लाइनों में इस प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन जो हमने कॉन्सेप्ट आपको समझाया है उस कॉन्सेप्ट से अगर आप समझते हैं तो मात्र 2 लाइन का ये प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया अपने अगले प्रश्न पर। 55 नंबर के प्रश्न में आपको एक बेहतरीन चीज समझाने वाले हैं, उस चीज को समझ लीजिएगा। जिंदगी भर ये कभी भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, कभी भी किसी भी परीक्षा में आए। और ये जो हम समझा रहे हैं ये सिर्फ साधारण ब्याज वाले कॉन्सेप्ट में ही लगेगा। ठीक है, प्रश्न आप पढ़ चुके हैं। देखिए, कोई धन है जो साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना होता है और फिर 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। तो इस प्रश्न को करने के लिए आप समझ लीजिए कि मूलधन को हम लोग भैया 100 रुपया मान लेते हैं। बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, आप समझिए। मूलधन को 100 रुपया मान लेते हैं, कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो अगर मूलधन हमारे पास 100 रुपया है, 2 गुना हो जाएगा तो कितना हमारे पास रुपया हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। कितने साल में, 8 वर्ष में, तो 8 ईयर हम लोग यहाँ लिख देते हैं।
100 रुपये का 8 साल में 200 रुपया हो गया, यानी 2 गुना हो गया। तो ब्याज कितना मिला भैया, ब्याज हम लोग यहाँ नीचे लिख देते हैं, तो हमें यहाँ ब्याज लिख देते हैं। ब्याज कितना मिला भैया, ब्याज हमें 100 रुपया मिला। तो हमें सिर्फ इस ब्याज से और इस समय जो कि 8 वर्ष दिया गया है इसी से मतलब है। अब दूसरी कंडीशन में मूलधन तो हमारे पास दूसरी कंडीशन में 100 रुपया ही रहेगा। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन में रुपया कितना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। तो 100 रुपये का 4 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पर ब्याज निकाल सकते हैं, 100 रुपये मूलधन का 400 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना मिला, तो ब्याज भैया सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पर हमारा 300 रुपया मिला है। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझिए। देखो भैया, अब बात को ध्यान समझो, हमें इस ब्याज से मतलब है, हमें इस ब्याज से और उस समय से मतलब है। आप गलती मत करिएगा, ये सारे मौखिक प्रश्न हैं जो हमने बताया ना कि आपको 3 4 5 प्रश्न मौखिक करना है, तो ये प्रश्न मौखिक हैं, लेकिन मौखिक करने के लिए पहले समझना तो पड़ेगा ना कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब इस प्रश्न को हम लोग मौखिक लगाते हैं। तो पहली कंडीशन में ब्याज आपका 100 रुपया था, दूसरी कंडीशन में ब्याज आपका 300 रुपया है। तो ब्याज कितने गुना हो रहा है, ब्याज आपका 3 गुना हो रहा है। तो जब ब्याज 3 गुना हो रहा है तो ये जो समय है, ये वाला जो समय है 8 वर्ष, ये भी आपका 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ आपका 24 साल आ जाएगा। बात समझ में आया। पहले आप मूलधन लिखिए, फिर 2 गुना हो रहा है तो 2 गुना कर दीजिए, ब्याज कितना मिला 100 रुपया। दूसरी कंडीशन में मूलधन हमारे पास 100 रुपया है, 4 गुना हो रहा है, तो हमारा मिश्र धन हो गया 4 गुना, ब्याज कितना मिला 300 रुपया। अब ब्याज की तुलना कर लीजिए, तो पहली कंडीशन से में ब्याज 100 है, दूसरी कंडीशन में ब्याज 300 है, यानी ब्याज 3 गुना है। तो जितना ब्याज बढ़ता है उतना ही समय बढ़ता है। तो ब्याज अगर 3 गुना हो रहा है तो समय भी हमारा 3 गुना हो जाएगा। तो 8 त्रिक 24, यानी 24 वर्ष लगेगा। आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। कभी भी जिंदगी में आपको इस प्रकार का प्रश्न मिले तो आप इसी मेथड से सॉल्व करेंगे और आपका कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ साधारण ब्याज में लगता है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज होता तो वहां पर दूसरा कॉन्सेप्ट लगता। तो बात समझ में आ गई। इतना सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हाँ कॉपी पेन लेके बैठे रहिए, कोई नई चीज आपको जानने को समझने को मिलती है तो उसे नोट करते चलिए। आगे बढ़ते हैं। 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है भैया। तो क्या करना, फार्मूला लगा दो। समबाहु, ये जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 और a²। ए जहां भुजा होती है, फार्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा √3/4। भुजा का मान कितना है 20, 20 का वर्ग करना है, यानी 20 × 20 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 4 पंचे 20 हो गया, और 20 का 5 में गुणा करेंगे तो 20 पंचे आ जाएगा 100, और √3 आपका नीचे है, तो 100√3 सेंटीमीटर क्यूब, विकल्प बी आपका आंसर है। कुछ करना तो है नहीं, फार्मूला आपको लगाना है। आसान प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो भैया पार्क बनाते हैं। पहले छोटा प्रश्न है, आसान प्रश्न है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आप इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपका चित्र बन गया, ये आपका पार्क बन गया है। पार्क की जो लंबाई है वो 45 मीटर है और चौड़ाई कितनी है भैया, चौड़ाई 30 मीटर है। अब बात को ध्यान समझिए, इस पार्क में होने क्या वाला है, इस पार्क में एक रास्ता बनने वाला है, बाहर बाहर ये रास्ता बनने वाला है। अब इसी चित्र से ही आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। और आयत का आप क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये भैया बाहर बाहर रास्ता बन गया। इस रास्ते की जो चौड़ाई है प्रत्येक जगह कितना है 2.5 है, यानी कि ये वाली जो दूरी है हर जगह पर ये आपका 2.5 है, ठीक है। ये दूरी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है तो लिखते नहीं है, 2.5 आप समझ गए होंगे। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करो भैया, देखो ऊपर वाली जो लाइन है इसको मिला दो, इसको मिला दो। देखो 2.5 इधर से आया क्योंकि ये 2.5 चौड़ा है, और 2.5 2.5 इधर से आया, तो 2.5 इधर से आया, 2.5 इधर से आया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 45 है, 2.5 इधर 2.5 इधर, अब कितना हो गया 50 हो गया। तो ये वाली जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है। ये पूरा 50 लंबाई हो गई, चौड़ाई कितनी है 2.5 ही है,
क्योंकि चौड़ाई तो 2.5 है ना, इसकी बीच की दूरी 2.5 ही है। सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी है, दोनों तरफ जब बढ़ाएंगे तो 2.5 दोनों तरफ बढ़ेगा तो कुल मिला के कितना बढ़ जाएगा, 5 बढ़ जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, तो 45 था, 2.5 बढ़ा, 2.5 इधर बढ़ा, 5 बढ़ गया, तो लंबाई होगी 50 और चौड़ाई कितनी है 2.5। तो रास्ते का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो नीचे और ऊपर दोनों को मिला के रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लें, तो 50 गुणे 2.5, और ये दोनों 2 बार है, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, 2 बार है तो इसलिए 2 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब नीचे वाला लिख लो, ये वाला आप आओ, ये कितना लंबा है 30, ये कितना लंबा है 30, ये कितना लंबा है 30, चौड़ा कितना है 2.5, और सेम यही कंडीशन इधर भी है, लंबा कितना है 30 और चौड़ा कितना है 2.5। तो ये 2 बार है, तो 30 गुणे 2.5 और 2 बार है इसलिए 2 का यहाँ पर गुणा कर देते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। ये 2.5 में 2 गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 आएगा, यानी कुल मिला के 250 आएगा। ये पीछे से 2 का गुणा 2.5 में करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 का 3 गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे 250 और 150 हो जाएगा 400। ये सारी जो चीज़ें थी मीटर में थी, तो मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा 400, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, इसका एक फार्मूला भी होता है, एक ट्रिक भी होती है, फार्मूला भी होता है, लेकिन फार्मूला भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आपका जब मेंसुरेशन पढ़ाया जाएगा तो वहां पर इसका ट्रिक भी सीख लीजिएगा। अभी बिल्कुल सिंपल तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व किया गया है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक आयताकार टंकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब दी गई है, आधी भरी हुई है, तो उसका आयतन निकालो। देखो, टंकी का जो आयतन होता है, चाहे उसमें पानी भरा हो चाहे ना भरा हो, वो आयतन होता है LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्लियर? लेकिन ये कह रहा आधी भरी हुई, तो आधी भरी मतलब इसका आधा आयतन निकालना, तो आधा करने के लिए लो आधा कर दिया, तो आधा करने के लिए 2 का भाग कर दो, क्या दिक्कत है। तो लंबाई है L, चौड़ाई है कितना 2.4 और गहराई है 1, इसका आधा करना है तो नीचे 2 का भाग भी कर दिया, तो यहाँ भाग करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, और ये 2.4 है और 1 का गुणा करने से फायदा नहीं, इसको गुणा कर दो, तो 3 चौके 12 के 2 हासिल आएगा कि भैया 1 और 6 1 हो जाएगा 7, 7.2, और आयतन निकाल लें यानी मीटर क्यूब आंसर रहेगा। बच्चों वाला प्रश्न है, विकल्प डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, कुछ इसमें दिमाग लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर बीच बीच में हमारे कुछ ऐसे प्रश्न मिलते हैं जिसको सोचने समझने की आवश्यकता होती है, तो उसी को हम लोग डिटेल में सॉल्व करते हैं, बाकी ऐसे प्रश्न तो सभी लोग सॉल्व कर ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं, कोण ज्ञात करिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। तो कोटि पूरक का मतलब ये होता है कि ऐसा 2 कोण, मान लीजिए x और y 2 कोण हैं, इन दोनों कोणों पर जोड़ने पर अगर हमारा 90 अंश आता है तो इन दोनों कोणों को कोटि पूरक कोण कहते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि दोनों कोटि पूरक के बराबर है, यानी कि दोनों कोण बराबर है, यानी जितना x है उतना ही y है, तो दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है, x का मान कितना होगा, x का मान जब 45 होगा और y का मान भी 45 होगा, तभी जोड़ेंगे तभी तो 90 आएगा। तो बराबर होने के लिए दोनों का मान बराबर होना चाहिए, यानी कि x भी 45 होना चाहिए और y भी 45 होना चाहिए, तभी हमारा नाम 90 यानी कोटि पूरक कोण बनेगा। तो इस प्रकार से आपका विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आज के अपने आखिरी प्रश्न में बढ़ते हैं। औसत का कितना आसान सा प्रश्न है, इसको सभी लोग कर सकते हैं। देखो, जोड़ना क्या है, 16 और 13 और कितना है 15 और यहाँ पर 11 है और फिर x है, फिर 8 है और फिर 7 है। ठीक है, इन सबको जोड़ना है। ठीक है, और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं, और 7 संख्या है तो 7 से भाग हो जाएगा, और इनका औसत दिया गया है। औसत कितना दिया गया है, प्रश्न में औसत दिया गया है कितना 12, x का मान निकालना है, गुणा कर लो, 12 7 कितना हो गया भैया 84 हो गया। इन सबको जोड़ लीजिएगा, जितनी ये ऊपर 16 13 ये सारी संख्या हैं, इनको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा भैया 70 आएगा, और यहाँ पर x आपका ये है 70, इस तरफ 84 में से जाएगा तो घट जाएगा, तो आपका आ जाएगा आंसर 14। कहाँ पर है, विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में कुछ प्रश्न तो बहुत ही आसान थे, यूथ कंपटीशन में इसी प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। जो आपका सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट है उसमें इसी प्रकार के प्रश्न आपको दिए गए हैं, और कुछ प्रश्न हमारे बहुत ही अच्छे थे जिसमें हम लोगों ने बहुत ही अच्छा सा दिमाग लगाया है। ये वाला प्रश्न आप समझ लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है,
और उसके अलावा इस प्रश्न को भी आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पर, बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है। और यहाँ पर ये जो लाभ हानि वाला प्रश्न है इसमें आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और आज के प्रैक्टिस सेट को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं हम लोग दोबारा शाम को 7 बजे। तैयार रहिएगा रोज प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए। रोज आप इसी प्रकार से आके अगर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे करके यकीन मानिए आपकी मैथ मजबूत हो जाएगी। और आपको अगर मेरिट में अपना नाम लाना है तो गणित में स्ट्रांग आपको बनना ही पड़ेगा, ठीक है ना भैया। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।